हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम अपना एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि क्लास 11th में हमने सबसे पहले कोर स्टार्ट किया है। तो कोर जो हमारा है इसमें हमारी 3 पुस्तक चलती हैं। 3 में से एक पुस्तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो हमारी मेन अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है, जो क्लास 11th 12th 11 और कोर इलेक्टिव सभी में एक रूप से चलती है। तो इसके सारे अध्याय मैंने आपको डिटेल में कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद जो हमने सेकेंड चैप्टर अपनी सबसे पहले क्लास 11th के लिए, वो थी हमारी कोर की आरोह भाग 1। इसके बाद एक और पुस्तक है, वो है वेदांत भाग 1। फिर उसके बाद मैं कराऊंगी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स की बुक कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी अंतरा और अंतराल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आज भी जो हम करा रहे हैं आरोह, उसको हमने सबसे पहले गद्यखंड से शुरू किया है और अभी तक 6 अध्याय कंप्लीट कराने के बाद हम आ चुके हैं अपने 7वें अध्याय जामुन के पेड़ पे। तो ये गद्यखंड का सेकेंड लास्ट चैप्टर है और बहुत ही एक बोलते हैं ना हास्य व्यंग्यपूर्ण जो एक अध्याय होता है, वो इस तरीके से है। इसमें जो है आप देखेंगे कि सरकारी कामकाज जिन प्रक्रियाओं से होके गुजरता है, उन प्रक्रियाओं के चलते उसमें संवेदना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होता है ना कि भाई कभी कभी कुछ होता है कि कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका काम हम पहले प्रिविलेज में करा दें, ऐसा नहीं। वो अगर सरकारी नियम कायदे हैं तो उसी नियम कायदे से ही चलते रहेंगे, सीधा सीधा एक ही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं जामुन का पेड़, ये हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना है जिसे कृष्णचंद्र जी ने लिखी हुई है। इसमें हम करेंगे लेखक का परिचय, पाठ की रूपरेखा और पूरी संपूर्ण व्याख्या, यानी कि पाठ के सार को हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं लेखक परिचय। लेखक है हमारे कृष्णचंद्र जी। ठीक है, क्या दिया गया है? कृष्णचंद्र जी कथाकार कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुरजाम कलाम में हुआ था। गुरजाम कलाम में हुआ था। नाम थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए। अब देखिए 1930 के समय जो है लाहौर जो है पाकिस्तान में नहीं गया था, पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो ये सभी एक था, वो हिंदुस्तान ही था। आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। तत्पश्चात उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया, फिल्मी जगत से। ठीक है, और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख आदि लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अब देखिए क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, सिंपल। ठीक है, चूंकि ये क्या कहते हैं फिल्म जगत में भी आए, तो इन्होंने पटकथाएं भी लिखी, नाटक भी लिखे, रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट की शैली में तैयार किए गए कुछ जो हैं अपनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये दोनों ही क्या है, कहानी संग्रह है। फिर है शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वॉयलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सभी क्या थे, उपन्यास थे। सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। तो कब हुआ? सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा में कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य तथा कथा जामुन का पेड़ में चीजों को अनुपात से अधिक फैला कर दिखाने को हास्य व्यंग्य की पुरानी परिपाटी की मौजूदगी के कारण घटनाएं अतिशयोक्ति एवं अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। अब इस वाले पेड़ जो हमारा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जामुन का पेड़, इसमें घटनाएं जिस तरीके से घटी हैं, इन्हें जबरदस्ती इलास्टिक की तरह खींचा गया। नहीं तो ये बहुत आसानी से ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उसे एक पूरे नियम कायदे में चलाने की वजह से क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली गई। पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है।
यानी कि ये जो कार्यालयों में जिस किसी भी काम को करने की जो अपनी प्रक्रिया, अपनी प्रणाली होती है, ये कभी कभी कुछ ज़्यादा ही खिंच जाती है, जिसकी वजह से इस बात में हास्य व्यंग तो पैदा हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी के साथ ये घटित हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है। इसमें व्यवस्था की संवेदन शून्यता को भी उजागर किया गया है, यानी कि इस पूरे कार्यकलाप में फंसे हुए लोगों के अंदर संवेदना नाम की चीज ही नहीं बची है। सारी संवेदना इनकी मिट चुकी है, ये सभी संवेदनहीन हो चुके हैं। तो ये पाठ आप पढ़ेंगे। हल्की सी मैं आपको इसमें स्टोरी बता देती हूँ कि सचिवालय के एक आंगन में जो है जामुन का पेड़ लगा था। वो पेड़ गिरा तो उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। अब दबने की वजह से क्या हुआ, ये हुआ कि भाई पेड़ को तुरंत हटाया जाए, काटा जाए और उस व्यक्ति को निकाला जाए। लेकिन अब चूंकि ये एक सरकारी कार्यालय में था, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जा सकता था। अब इस पे क्या हुआ कि भाई इसमें पहले आप इसको खबर करो, फिर ये पेड़ हरा भरा है तो इसको कृषि विभाग में जाएगा, हॉर्टिकल्चर विभाग में जाएगा, तरह तरह की जो है वो इसके अंदर प्रक्रियाएं अपनाई गई और वो बेचारा एक आदमी उस पेड़ के नीचे इन सारी प्रक्रियाओं के चलते दबा रहा। ठीक है, तो चलिए पेड़ पूरा पाठ पढ़ते हैं और इस पेड़ की पूरी दशा को जानते हैं। क्या दिया है, जामुन के पेड़ के नीचे आदमी का दबना। रात को आंधी चलने से सचिवालय के पार्क में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने तुरंत ये सूचना चपरासी को दी। चपरासी दौड़ता हुआ क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ता हुआ लॉन में आया। तो देखिए यहीं से सरकारी प्रक्रिया शुरू हुई। माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को, और तब सुपरिटेंडेंट जो है वो कहाँ आया, बाहर पार्क में जहाँ पेड़ गिरा था। इस तरह मिनटों में दबे हुए आदमी के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। ये खबर फैल गई कि भाई पेड़ के नीचे आदमी दब गया है, तो फटाफट बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती गई। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने पर संदेह था, लेकिन तभी वह दबा आदमी कराहते हुए बोल पड़ा। अब क्या हुआ, वहां पर क्लर्क इकट्ठा हो गए। सब बोलने लगे कि भाई ये पेड़ गिर गया, बताओ इस कितने अच्छे जामुन देता था। मतलब वहां खड़े लोग उस जामुन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी पेड़ के नीचे दब गया है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो फिर एकदम से भाई याद दिलाया गया कि भाई आदमी दबा है, तो सबको लगा कि यार भाई इतना बड़ा भारी पेड़ दबा है, गिरा है, तो आदमी तो मर गया होगा। तो सबने याद दिलाया। उतने में वो आदमी कराहने लगा जो नीचे दबा था। तो सबको लगा कि नहीं, आदमी जिंदा है। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात की। माली ने सीधे कहा कि भाई आदमी दबा है, पेड़ हटाओ, आदमी को निकालो। तो सुपरिटेंडेंट जो भाई वो सचिवालय के हेड थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सबसे पहले अपने से बड़े अधिकारी से पूछूंगा, तब ये काम होगा। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, अब डिप्टी सेक्रेटरी बोले मुझसे बड़ा अधिकारी, वो बोले मुझसे बड़ा अधिकारी। इस तरीके क्या हुई, बात आगे बढ़ती गई। तो इस तरह डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए मिनिस्टर तक बात पहुंची। तो सचिवालय से होते होते बात शुरू हुई माली से क्लर्क से, क्लर्क से सुपरिटेंडेंट से, सुपरिटेंडेंट से डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मिनिस्टर तक बात पहुंची। समझे? तो कितनी, सबसे एक बोले उनसे परमिशन लूंगा, उनसे परमिशन लूंगा, उनसे परमिशन लूंगा, इस तरह धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम से बात नीचे तक पहुंची। अब मंत्री ने ये बात नीचे तक पहुंची, अब वो कोई बात कहेंगे तो उसी क्रम में वो बात एंड तक वहां तक पहुंचेगी, और फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। मतलब पेड़ नहीं हटाया, इससे पूछो, उससे पूछो, ये फाइल उसके पास पहुंचा, ये फाइल उसके पास पहुंचा, इस तरह करते करते पूरा आधा दिन निकल गया और वो व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे दबा रहा। अब आगे सरकारी विभागों का निराशाजनक व्यवहार। अब चूंकि बात अभी तक सचिवालय में यानी कि मिनिस्ट्री में ही दौड़ रही थी, अब यहाँ पर पेड़ गिरा था और इस तरीके से ये बात अलग अलग विभागों तक भी अब पहुंचने लगी थी, और उन विभागों का कैसा निराशाजनक रवैया था। दोपहर तक पेड़ के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाने चाहते थे,
तो कुछ ऐसे क्लर्क थे कि भाई आदमी दबा है, हमें क्या भाई परमिशन की ज़रूरत है, उसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, हटाओ पेड़ को, कुछ लोग ये कहने लगे। लेकिन उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइन लेके भागा भागा आया और कहा कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, व्यापार यानी कि बिजनेस से संबंधित हैं, और इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। अब चूंकि ये पेड़ गिरा है इसलिए ये कृषि विभाग का है, हम व्यापार विभाग से हैं तो हम इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। पेड़ गिरा है तो पेड़ किसका हुआ? कृषि विभाग का हुआ, ये काम कृषि विभाग का होगा। तो उस क्लर्क को रोक के सुप्रिटेंडेंट ने तुरंत वो फाइल अर्जेंट में कृषि विभाग के पास पहुंचाई। दूसरे दिन कृषि विभाग ने पेड़ हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। अब उन्होंने ये बोला कि भाई पेड़ सचिवालय में गिरा है तो इसको हटाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ये हमारे विभाग का मामला नहीं है। फिर आते हैं व्यापार विभाग ने पुनः कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला आज झाड़ लिया। अब व्यापार विभाग ने फिर बोला कि भाई ये तो पेड़ गिरा है, तो पेड़ तो कृषि विभाग के अंदर आता है, इसलिए हम भी ये नहीं करेंगे। अब देखिए समय बीतता जा रहा है, एक दिन गिरा वो बीत गया, दूसरे दिन भी जो है वो बीतने पर आ गया, दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, यानी कि दूसरा दिन भी बीत गया। उन्होंने व्यापार विभाग से फिर से डाला और व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर डाल दिया फिर से। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब ये मामला जो है हॉर्टिकल्चर विभाग के पास चला गया। अब क्यों चला गया? क्योंकि ये एक फलदार पेड़ था, यानी कि फल देने वाला पेड़ था, तो इसलिए इन सारे जहाँ पर जो फल वगैरह से आता है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये उनको दे दिया गया। अब आगे बात बढ़ी कहाँ पर? हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करना। अब उसने कहा कि अब वो भी मना करेगा, हॉर्टिकल्चर विभाग भी मना करेगा कि मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा। अब इसका रीजन देखिए क्या है। चारों तरफ पुलिस का पहरा था, पेड़ गिर गया था, आदमी दबा हुआ था, तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही थी, इसलिए वहां पर जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। अब बेचारा 2 दिन से वो आदमी दबा है, तकलीफ में है, अब वो भूखा भी होगा, तो पुलिस वाला कहता कि अच्छा ठीक है तुम इसको खाना खिला दो। माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। अब वो बेचारा क्या करता, खाना खिला रहा था, तो उसने भी इस तरीके से जो है थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं ना सांत्वना देने का काम किया। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। ठीक है, कूल्हे का तात्पर्य यहाँ पर हो गया जो है बैक साइड में हमारे उसको, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला, वो दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, चुप था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। माली ने खेद प्रकट करते हुए वहां से हट गया, वो बेचारा वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग ने जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर पर चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकते। अब हॉर्टिकल्चर विभाग के पास क्या था, अभी ज्यादा पेड़ लगाओ, हरियाली है। अब उसी दौरान हॉर्टिकल्चर विभाग अगर कोई पेड़ काट दे तब तो भैया बड़ी परेशानी की बात है। तो यहाँ पर जो है उसको उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं काटेंगे। अब बात फिर आगे बढ़ी, क्या हुआ? पेड़ को बचाने के लिए लोगों के सुझाव देना। अब लोगों ने कहा कि भाई कुछ ये हुआ कि पेड़ को काट दो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हरा भरा पेड़ काटेंगे तो भाई ये तो जुर्म है। तो अब पेड़ ना काटना पड़े तो उसके लिए भी एक जो है तरीका ढूंढा गया। क्या तरीका था देखिए। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करने पर वहां खड़े लोग पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगे कि ठीक है भाई चलो पेड़ को बचाया जाए, कि पेड़ लगाना है, पेड़ काटना नहीं है, तो पेड़ को बचा लेते हैं। एक मनचले आदमी को ही काटने की बात की। एक ऐसा आदमी जो थोड़ा वो कहता कि चलो भैया पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को 2 हिस्से में काट के आधा इधर से निकाल लो, आधा इधर से निकाल लो, ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की। जो आदमी दबा था उसे कहा भाई कैसे हमें काट के निकाल दोगे, कि ऐसे तो वह मर जाएगा। काटने का सुझाव देने वाले आदमी ने अपना तर्क दिया। आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर रही चुकी है, यदि आदमी को बीज से काटकर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मरेगा नहीं, आजकल जो है
बहुत ज़्यादा अच्छी उन्नत प्लास्टिक सर्जरी होने लगी है, हम इसे काट के निकाल लेंगे और बाद में प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ देंगे। उसने ये चीज़ कही। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग में भेजी गई। अब उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर लोगों ने यकीन भी कर लिया और वो फाइल कहाँ भेज दी गई? मेडिकल विभाग में, कि भैया चलो अब इस आदमी को काटने की जिम्मेदारी करी जाए। अब क्या हुआ, वहां से रिपोर्ट आई, सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, किंतु आदमी मर जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी लेकिन आदमी मर जाएगा, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। अतः प्लास्टिक सर्जरी का फैसला रद्द कर दिया गया। अब एंड में ये फैसला आया कि भाई प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं की जाएगी, उसे भी रद्द कर दिया गया। अब तीसरा दिन भी बीत गया। दबे हुए व्यक्ति का शायर होना। अब वो जो दबा हुआ व्यक्ति था, पता चला कि वो व्यक्ति शायर था। कैसे पता चला, चलिए देखते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, वहां केस को सुलझाने की संभावना है। विभागों की लेट लतीफी को देखकर दबा हुआ आदमी एक शेर सुनाता है। अब बेचारा वो दबा अपना दर्द कैसे कहे, तो उसने भी अपना दर्द प्रकट करते हुए एक शेर सुनाया। क्या शेर था? ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो उसने ये बताया कि भाई पता चला तुम जब तक एक्शन लोगे तब तक हम तो हम निकल लेंगे। ये सुनकर माली हैरान हो गया। माली ने समझा कि भैया ये तो शायर है। फिर आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में और फिर यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई। तो वो आदमी जो दबा हुआ आदमी है वो शायर है, ये बात बहुत तेजी से सब जगह फैलती हुई चली गई। वहां तरह तरह के कवि व शायर इकट्ठा होने लगे। तो उन्हीं के बिरादरी के लोग जितने कवि शायर थे वो दबे हुए आदमी के पास इकट्ठा होने लगे। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता का आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब सब कमेटी को यह पता चला तो उसने मामला कल्चर डिपार्टमेंट को दे दिया। अब भैया वहाँ मुशायरा लग गया, वो अपनी कविता सुनाए, वो अपने शेर सुनाए, वहाँ आलोचनाएं हों। जब ये पता चला दबा आदमी शायर है तो ये सारा मामला पहुंच गया कहाँ? कल्चरल डिपार्टमेंट में। अब क्या हुआ, चलिए देखिए वहां पर क्या होता है। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। ठीक है, अब कल्चर विभाग के जो थे, क्या कहते हैं, अकादमी के जो हेड थे वो आए और उन्होंने वो दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लिया कि भाई पता तो चले कि सही में ये शायर है। दबे हुए आदमी ने बताया उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल ग्रंथ संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब उसने अपनी ऑथेंटिसिटी देने के लिए कि हाँ भाई मैं शायर हूँ, उसने सब कुछ बता दिया। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा कवि उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। उनका इतना बड़ा साहित्य अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है? आदमी ने कहा कि उससे कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे वहां से निकालने का आश्वासन देकर चला गया। जो दबा हुआ आदमी था उसने कहा कि भाई मुझे निकालो, तो वो आश्वासन देकर चला गया कि भाई हम आपको निकालेंगे। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। मतलब जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि आपको अकादमी का सदस्य चुन लिया गया है। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे निकालने की प्रार्थना की तो इससे उसने अपनी असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा दे देंगे। उसके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा, इसलिए वन विभाग को लिख दिया गया। अब उसने भी कहा कि भाई हम असमर्थ हैं, हम ये पेड़ के नीचे से आपको नहीं निकाल सकते क्योंकि हम कल्चर से विभाग से संबंधित हैं। अगर आप मर गए तो आपका वजीफा आपकी वाइफ को दे दिया जाएगा, लेकिन ये पेड़ काटने का काम कुल्हाड़ी आरी का है, तो ये काम कृषि विभाग का है, तो हम ये फाइल कृषि विभाग के पास पहुंचते हैं। एर घेर के फिर से फाइल कहाँ पहुंच गई? कृषि विभाग तक पहुंच गई। अब आगे बात बढ़ती है, क्या होता है? पेड़ काटने में विदेश विभाग द्वारा उत्पन्न बाधा अब वापस कृषि विभाग तक पहुंची गई। फैसला लिया गया किसी तरह काटा जाए, लेकिन उसी समय विदेश विभाग वहां पर कूद गया। क्या हुआ देखते हैं। शाम को माली ने बताया कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। वन विभाग वाले मान गए भैया पेड़ काटने के लिए। ठीक है, माली खुश हुआ कि बेचारा ये आदमी निकल आएगा। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। दूसरे दिन
व वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। भैया पेड़ कटने ही जा रहा था, इसमें आए विदेश विभाग, उन्होंने कहा कि रोक दो भाई, नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? वास्तव में यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय के 10 साल पहले लगाया था। तो अब ये दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो इसमें विदेश विभाग इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम काटेंगे, तो उनके साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, अतः दो देशों के संबंध को मधुर बनाने के लिए एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा भाई दो राज्य हैं, दो राज्य में आपस में दुश्मनी हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि भाई एक आदमी मर जाता है तो मर जाने दो, लेकिन पेड़ नहीं काटा जाएगा। अब आ गई अंतिम घड़ी, ठीक है, क्या? पेड़ काटने की अनुमति मिलना। विदेश विभाग ने रोका तो, लेकिन तब भी पेड़ काटने की अनुमति मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या था? अंडर सेक्रेटरी ने बताया प्रधानमंत्री विदेश के दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय लेंगे। अब ये काम कहाँ तक? प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। अब प्राइम मिनिस्टर के पाले में गेंद थी, अब उन्हें डिसीजन लेना था इस पेड़ और इस आदमी के साथ क्या किया जाए। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुरंत पेड़ काट दो, जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत यानी कतार उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। जब तक उसके फाइल पूरी हुई, अर्थात पेड़ को काटने की बारी आई, तब तक वो पेड़ के नीचे दबा हुआ कवि मर चुका था। तो इस तरीके से इस पाठ के जरिए बहुत बड़ी एक समस्या बताई गई है कि सरकारी विभागों में जिस रूटीन से काम होता है, उस रूटीन में उन सभी के अंदर जो है संवेदना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये तो एक कहानी बनाकर रखी गई है, वास्तविक जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे निकलवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए इतना लंबी लाइन लगाते हैं, इतनी कतारें लगाते हैं कि जब तक उनकी बारी, उनकी सुनवाई होती है, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। ऐसे ही बहुत सारे केस अभी भी अदालतों में जो है वो पेंडिंग है। तो देखा आपने किस तरीके से ये अध्याय खत्म हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैंने फटाफट आपको समरी करके इसे बता दिया है। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो गद्य खंड का हमारा आखिरी अध्याय है, भारत माता, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, उनके भाषणों पर लिखा गया है। तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और साथ ही जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।